नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात टूट फूट की राजनीति और परिसीमन बिल पास कराने की तैयारी की। पिछले कुछ समय से राजनीतिक दलों में तेजी से हो रही टूट या कहीं बगावत कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो लोकतंत्र का है, जिसे धीरे धीरे ये माननीय खुद तोड़ते नजर आ रहे हैं। तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष ने लगाया है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के अन्य दलों में तोड़फोड़ करने की रणनीति का मुख्य उद्देश्य अपने राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार करना, मजबूत विपक्ष का सफाया करना और संसद में बहुमत के आंकड़ों, विशेषकर संवैधानिक संशोधनों के लिए उसे सुनिश्चित करना है। और हाल ही में इसकी तैयारी महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास कराने की तैयारी को लेकर मानी जा रही है, जिसका सियासी गणित क्या कहता है, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजनीति ने पिछले 2 हफ्तों में एक ऐसा नया मोड़ ले लिया है जिसकी उम्मीद 1 महीने पहले तक किसी को नहीं थी। इस पूरे राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा असर संसद के आगामी मॉनसून सत्र में देखने को मिल सकता है, जहां सरकार एक बार फिर महिलाओं के आरक्षण पैकेज से जुड़े संविधान संशोधन और परिसीमन बिल को पास कराने की तैयारी में है। दरअसल इसी साल अप्रैल के महीने में एकजुट विपक्ष के चलते लोकसभा में ये अहम बिल मात्र 54 वोटों की कमी से गिर गया था। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं और अगर ये बिल दोबारा संसद में आता है तो इसके पास होने की संभावना तेज हो गई है, जिसमें विपक्षी दलों में टूट फूट की राजनीति का अहम रोल होगा। इस बड़े बदलाव की मुख्य वजह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में हुई ऐतिहासिक बगावत और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में मंडराते संकट को माना जा रहा है। बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी हर स्तर पर बिखर रही है और संसद में इसका सबसे बड़ा असर दिखा है। तृणमूल कांग्रेस के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत करते हुए अपना एक अलग गुट बना लिया है और वे एक नई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स ऑफ पार्टी इंडिया यानी NCPI में शामिल हो गए हैं, जो अब सीधे तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। दूसरी ओर बंगाल की राजनीति की तरह ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी ऐसी बगावती उहापोह देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसदों में से 6 सांसद पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों से पहले सपा में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में भी एकता का अभाव और वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं। द्रमुक यानी DMK के कथित बाहर होने और सीटों को लेकर खींचतान से इस गठबंधन में दरार के आसार बढ़े हैं। ऐसे में एक तरफ TMC के सांसद और दूसरी ओर उद्धव गुट के सांसदों का बिखराव और अन्य विपक्षी दलों से आ रहे बगावत के सुर बता रहे हैं कि इन तमाम सियासी उलटफेर का सीधा फायदा केंद्र की सत्ताधारी एनडीए सरकार को मिल सकता है, जो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुँच सकती है। इस सियासी उठापटक के बीच लोकसभा के गणित को समझें तो कुल 543 सीटों में से 2/3 बहुमत के लिए 360 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 3 सीटें फिलहाल खाली हैं। ऐसे में इस समय तृणमूल के बागी सांसदों को मिलाकर एनडीए के पास कुल 318 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 184 और गैर गठबंधन दलों के पास 38 सांसद मौजूद हैं। नियम के मुताबिक बिल पास होने के लिए सदन में वोटिंग के वक्त मौजूद सांसदों की संख्या मायने रखती है और पिछले अनुभवों के आधार पर देखें तो सरकार को 2/3 का आंकड़ा छूने के लिए 54 और वोटों की जरूरत थी। अब इस जादुई आंकड़े को हासिल करना सरकार के लिए बहुत आसान हो गया है। तृणमूल के 20 बागी और उद्धव गुट के 6 संभावित बागी सांसदों के आने से ये कमी घटकर सिर्फ 28 वोटों की रह जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK का कांग्रेस से नाता टूटना है। वो विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। खबर है कि सरकार और DMK के बीच बातचीत चल रही है। अगर DMK की मांगे मान ली जाती हैं, तो उसके 22 सांसदों के समर्थन के साथ एनडीए का आंकड़ा 348 तक पहुँच जाएगा, जिसके बाद उसे बहुमत के लिए केवल 6 और वोटों की दरकार होगी। इन 6 वोटों के लिए केंद्र की एनडीए सरकार की रणनीति अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस आखिरी 6 वोटों की कमी को पूरा करने के लिए भाजपा की नजर विपक्षी गठबंधन की कुछ बेहद छोटी पार्टियों पर है, जिनमें महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल है। इसी तरह राज्यसभा का अंक गणित समझें तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 164 वोटों की जरूरत है। एनडीए के पास अभी 150 सांसद हैं। अगर यहाँ भी DMK के 8 सांसदों का समर्थन मिल जाता है तो ये आंकड़ा 158 हो जाएगा। सरकार बहुमत से सिर्फ 6 वोट दूर रह जाएगी, जिसे तृणमूल सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों पर उपचुनाव और अन्य छोटे दलों के सहयोग से आसानी से हासिल किया जा सकता है। इंडिया भी अब कहां रह गया है समझ में नहीं आ रहा है,
क्योंकि दक्षिण भारत में डीएमके के अलग होने के बाद अब उनका एक ही दक्षिण भारत में सहयोगी रह गया है, वो है मुस्लिम लीग। इसके अलावा अब उनका कोई सहयोगी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पे कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल रही हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे रहा हो, कि भगदड़ सी मची हुई है तृणमूल कांग्रेस में भी और शिवसेना उद्धव ठाकरे। कांग्रेस भी व्याकुल है। अब लोग बेटा और भतीजा से मुक्ति चाहते हैं। वो 8 एमपी में से भी कुछ एमपी आ सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि पवार साहब ने अगर अजीत दादा पवार जी का सपना पूरा करना है तो शरद पवार जी ने एनडीए का साथ देना चाहिए। एनडीए की जो ताकत है, ताकत बढ़ रही है। जिस तरह वेस्ट बंगाल के भी 20 एमएलए ममता जी को छोड़कर आए हैं, अभी डीएमके ने मतलब कांग्रेस पार्टी को इंडिया आघाड़ी को छोड़ दिया है। मुझे लगता है एनडीए की ताकत बढ़ गई है। लीडर उनके पार्टी के है, अब फ्लोर में किसकी कितनी ताकत है। अभी तो उनके पास ज्यादा रहा नहीं एमपीज, बाकी सब तो एनसीपीआई में चले गए हैं। तो स्पीकर को क्या बोलने जाएंगे किसी, तो वही बता सकते हैं। संजय राउत ने तो सुपारी ली है कि उबाटा सेना को खत्म करें। उस दृष्टि से उनके अश्लील शब्दों को हर सुबह सुनना पड़ता है, उनके गाली गलौज को सबर करना पड़ता है, लेकिन अभी कोई बचा ही नहीं, तो वो किसको देंगे ये सभी प्रवचन। उनका ऑपरेशन तुड़वा नहीं, उनका ऑपरेशन है उबाठा बुड़वा और कांग्रेस वाड़वा, मतलब उबाठा को डुबाओ और कांग्रेस को बढ़ाओ, वो उनका ऑपरेशन चल रहा है। कौन है उनके पास तुड़वा करने के लिए? कौन है? कोई बच्चा है? खुद संजय राउत ने कभी किसी को ऐसे गाल पे भी कुछ मारा है क्या? जो जिनको आना है उनके लिए हमारा घर खुला है। वो सांसद किधर है? वो सांसद जब मीडिया के सामने आएंगे तभी वो बताएंगे। यही काम है ना दिल्ली वालों का, तोड़ने का। जाने दो, अब वो हमारे नहीं रहे हैं। उसने अपने आप को बेच दिया है, अपनी कीमत उसने बना दी है 50 करोड़ 60 करोड़। अभी बोला ना मैंने, तो एकनाथ शिंदे के बेटे ने प्रस्ताव रखा है, एक मंत्री बनेगा, बाकी तो 5 बचे हैं, उनको 25-25 करोड़ में ज़्यादा दूंगा। झगड़ा मत करो। जो बच्चों को देता ना चॉकलेट, वो करोड़ों में ही बोलते हैं ना। लूट का पैसा है, डकैती का पैसा है। ये लोगों ने अभी तय करना चाहिए। नेपाल जैसा सब लोगों ने नीचे आके उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। खाली पार्टी को नहीं तोड़ा जा रहा है, ये महाराष्ट्र को तोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में टूट नहीं है, लेकिन मेरे पास निश्चित जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी में जरूर भगदड़ मची हुई है। और वहाँ जो सांसद और विधायक है वो जानते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ऑपरेशन लोटस में ऑपरेशन टाइगर चल रहे हैं। राजनीतिक अजूत, हमारे उसूल सारे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। ये असेंबली इलेक्शन के बाद वो बोल रहा है हम एनडीए में जाएंगे, भाजपा का दोस्त बनेंगे। तो राज्यसभा में वो लोग रिजाइन कर ले, और लोकसभा में तो रिजाइन करना चाहिए। राज्यसभा मॉडल लोकसभा में क्यों नहीं होगा? ये क्यों है? आप लोग तो इंडिपेंडेंट नहीं था, आप लोग तो तृणमूल का सिंबल में तृणमूल पार्टी का दीदी का कैंडिडेट थे, तो आपको तो पहले रिजाइन कीजिए। दरअसल केंद्र सरकार परिसीमन बिल को संसद में फिर से लाने की तैयारी में जुटी है। सरकार का मकसद 2029 के आम चुनाव से पहले इसे लागू करना है। कुछ दिनों पहले महिला आरक्षण वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत सरकार परिसीमन बिल संसद में लेकर आई थी, लेकिन तब ये प्रस्ताव गिर गया। अब सरकार विधेयक में ये जोड़ने को तैयार है कि हर राज्य की लोकसभा सीटें 50% बढ़ाई जाएंगी। इससे दक्षिण भारतीय राज्यों का विरोध कम होगा और वहाँ के क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही टीएमसी में बगावत और डीएमके कांग्रेस के अलग होने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सत्र में ये पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। परिसीमन में संख्या के आंकड़ों में दिख रहे जनसांख्यिकीय के बदलावों के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना शामिल है। हाल के सालों में ये मुद्दा फिर से चर्चा में आया, क्योंकि कई राज्यों ने चिंता जताई है कि नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया से लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व पर क्या असर पड़ सकता है। अब तक कुल 4 बार परिसीमन किया गया। पहली बार 1952, 1962, फिर 1973 और आखिरी बार 2002 में हुआ था। 2002 में हुए परिसीमन के अब 24 साल बीत चुके हैं। ऐसे में अब नए जनसंख्या आंकड़ों के जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाने की तैयारी है, जिसको लेकर विपक्ष का मत है कि केंद्र सरकार संसद में परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए विभाजन और जोड़ तोड़ की रणनीति अपना रही है। यदि केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में ये जादुई आंकड़ा जुटाने में कामयाब रहती है, तो आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल की न सिर्फ धमाकेदार वापसी होगी, बल्कि देश में एक देश एक चुनाव जैसे बड़े और कड़े कानूनों को भी लागू करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। ऐसे में इस पूरे सियासी गणित के फॉर्मूले कितने लागू होंगे, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ
एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो परिसीमन का रास्ता साफ है और क्षेत्रीय दलों का सूपड़ा साफ है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये पूरी जो कवायद है टूट फूट की राजनीति की, और ये क्यों आ रही है क्योंकि ये बात सच है, परिसीमन को लेके जो कुछ भी बिल है और जो बातचीत है, ये पूरी उम्मीद है कि इस मानसून सत्र के दौरान इन सारी चीजों पे काम हो जाए। और इसका सीधा देखिए, अभी आने वाले समय में जो इलेक्शन है उससे इतर महत्वपूर्ण है कि आपके पास चाहे महिला आरक्षण की बात करें, चाहे परिसीमन बिल की बात करें, इन दोनों को पारित कराने के लिए आपके पास उतने मेंबर्स चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का और कई ऐसे विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि ये सारी जो टूट फूट हो रही है और अचानक से जो सिनेरियो बना है, इसके पीछे ये बीजेपी की बड़ी रणनीति है और लगभग वो इसमें सफल होती दिखाई दे रही है। तो देखिए, जितना कैलकुलेशन आज हमने इस पर किया, यदि वाकई में डीएमके भी चला जाता है, मान लीजिए उनके यहाँ से जो टूट फूट हुई है, मान लीजिए एक पोर्शन यदि समाजवादी पार्टी के यहाँ से चला जाता है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ 6-6 वोट दोनों ही सदनों के लिए बचते हैं। तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होगा। इसीलिए लग रहा है कि लगभग ये रास्ता जो है वो साफ दिख रहा है। लेकिन एक सवाल है कि ये जाएंगे या नहीं। हम चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तपोष पाल। तपोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मीशम जैदी। मीशम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ अब से कुछ देर में भरत मोरे होंगे, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। एनसीपी से हमारे साथ हैं अजीत पवार गुट से हाजी मुकलेश शेख। हाजी मुकलेश शेख जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले तपोष जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ राकेश। तपोष जी, क्या पूछूं? ये पूछूं कि ये सारा सिनेरियो क्यों भारतीय जनता पार्टी करा रही है, या ये पूछूं या ये मान लूं कि सब अपनी मर्जी से परेशान होकर आ रहे हैं आपकी तरफ? कुल मिलाके कुछ ऐसे विश्लेषक हैं और जो कयास है, क्योंकि राजनीति है, इतना एक लंबा वक्त हो गया चीज़ों को समझते हुए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाहे परिसीमन की बात हो या महिला आरक्षण की बात हो, 29 के पहले इसको लागू करना है। इस वक्त ऐसा कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है जिसके लिए तोड़फोड़ जीत की जरूरत हो। उससे ज्यादा अहमियत लोकसभा राज्यसभा में अपने संख्या को बढ़ाना है। तो क्या माना जाए कि ये जो एक बड़ा आरोप विपक्ष ने आप पर लगाया है तोड़फोड़ की राजनीति का, ये माना जाए कि लगभग इसमें आप लोग सफल हो रहे हैं अभी तक का जो सिनेरियो है? जी, सबसे पहले तो देखिए, महान आध्यात्मिक संत, समदर्शी महात्मा और सिद्ध योगी ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी की पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन। और आज स्कंद षष्ठी है, कार्तिकेय की पूजा होती है आज, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो ये टूट हो रही है और जो ये दल बदल हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मोह भंग हो रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी और एमएलए का, उनके नेतृत्व पर। क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोगों को ये लगना शुरू हो गया है कि ये जो परिवारवाद है उसके अगेंस्ट में एक भूमिका बनती चली जा रही है पूरे भारत में, और उसकी एक्सेप्टेंस भी बनती चली जा रही है कि ये डैमेजिंग है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो मिलता है वो मिलता है आपको इनके डीएमके के बयानों से। अब देखिए, रिसेंटली जो डीएमके ने कहा है कि अपने उनके आधिकारिक मुखपत्र मुरसोली में उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है कि राहुल गांधी जो है राजनीतिक अपरिपक्व है, पॉलिटिकल इमेच्योर्ड है, ईमानदारी की कमी है, लैक ऑफ ऑनेस्टी है, विपक्षी नेताओं को नुकसान पहुंचाते हैं, और कांग्रेस पे जो है पीठ पे छुरा भोंकने का इन्होंने आरोप लगाया है। और राजनीतिक भाषा में ये बहुत गंभीर आरोप भी माना जाता है। और मोरोसोली ने यह दावा किया कि बीजेपी विरोध से ज्यादा कांग्रेस विरोध देखने को मिला है, और ये अपने ही गठबंधन के अंदर जो साथी उनके जो एलाई हैं इंडी गठबंधन के, उसको ये कमजोर करने के पीछे लगे हुए हैं, जिससे कि ये एक राजनीतिक तौर पे ये दिखाने की कोशिश करे कि कांग्रेस इज द ओनली पार्टी इन द अपोजिशन हु कैन लीड एंड हु कैन फाइट अगेंस्ट द बीजेपी। अब देखिए, कांग्रेस की जो तानाशाही है वो आपको साफ दिख जाएगी
पहले ये जो लोकतंत्र का हवाला देते हैं कि ये लोकतांत्रिक चीजें हैं कि नहीं, तो देखिए इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री रही जिन्होंने पूरी कांग्रेस को तोड़ दिया और फिर उसको इंदिरा आई का नाम दे दिया। तो उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंदिरा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही इंदिरा है। उसके बाद इनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं मुस्लिम ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही मुस्लिम है। और अभी जो ये बयानबाजी स्टार्ट हुआ है, इसमें इन्होंने शुरू कर दिया है कि विपक्ष ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही विपक्ष है, राहुल गांधी विपक्ष है और एलओपी और विपक्ष ही कांग्रेस है, सॉरी विपक्ष ही राहुल गांधी है। तो किस तरीके से ये जो है राहुल गांधी को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं और सब जगहों पे सारे दलों को जाके ये बता रहे हैं कि आप कांग्रेस मर्ज करिए सो दैट वी कैन फाइट विद द बीजेपी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अपने गतिविधियों के कारण अपने ही दलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो आम आदमी में टूट हुआ है, और इसमें देखिए तो आप उनकी जो लीडरशिप है वो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल और इन्हीं पे रह गई है बस। तो वो नेतृत्व तो कोई पसंद रहा था, वहां से टूट हुई है। टीएमसी में आप मुस्लिम उनके जो एमएलएज हैं जो अलग गुट बनाए हैं, जिन्होंने आज हाईकोर्ट ने भी उसको मान्यता दी है कि हाँ ये सही नेता हैं, इस पे हम जो है कोई इनको हटा नहीं सकते। उसमें जो मुस्लिम नेतृत्व वाले लोग हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हमें जनता को जाके जवाब देना है। ये चोर साबित हो गए हैं ममता बनर्जी और इनके भाईपो, और अब जो है हम अगर इनके साथ रहते हैं तो आने वाले समय में हमारी सीटें चली जाएंगी। और यूबीटी में यही हाल है। अब देखिए यूबीटी में 3 ही लोग बचे, यूटी, एयूटी और आरएयूटी, मतलब राउत, और इसके अलावा जो है और कोई बचा नहीं है उसमें। और ये राउत ने तो पूरा मतलब ये कसम खा के बैठे हैं कि ये जो है इसको खत्म कर। दूसरी टूट हुई है। आप बताइए, इससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और बाला साहब ठाकरे वहां पे कोई पद नहीं संभालते थे, वहां बैठते थे। मजाल थी कोई वहां से टूट के चले जाए, या एक भी टूट हुई हो उस समय शिवसेना में और भाजपा में, आप बता दीजिए। और इस बार भी जो टूटे हैं वो शिवसेना से निकल के शिवसेना में गए हैं, हमारे पास नहीं आए हैं। टीएमसी में भी जाके बागी गुट बनाए, एनसीपीआई बनाए। तो हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी से लोग आए हैं और उन्होंने अपना विलय किया। इसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो नेतृत्व परिवर्तन के कारण अपना अलग गुट बना रहे हैं और अलग विचारधारा रखते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, सुन पा रहा हूँ। राजेश जी, जो भी ये सियासी गणित है इस वक्त पे, एक तो क्या है टूट फूट की राजनीति पे आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्यों है बात करने का, वो है परिसीमन की तैयारी। और ये तैयारी साफ, ये तोड़फोड़ साफ दिखा रही है कि आने वाला समय कैसा होगा। क्योंकि आपसे मैं डीएमके को लेके बात कर सकती हूँ, यदि डीएमके, क्योंकि आप लोगों से अलग हो चुका है, यदि डीएमके भी उधर जाकर समर्थन करता है तो आप समझिए कि रास्ता बहुत आसान होगा एनडीए का। कैसे आप इस सिनेरियो को या इस गणित को समझते हैं? देखिए राखी जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी पैनलिस्ट साथियों तथा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज जननायक हमारे विरोधी दल के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है, इसलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि यह जो टूट फूट हो रही है, टूट फूट नहीं है, यह एक खुल्लम खुल्ला विनिमय है। तुम हमारा साथ दो, मैं तुझे माला माल करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो यह एक खेल जो है, इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमलावर होकर के यह धन बल का खुल्लम खुल्ला प्रहार जो हो रहा है, इससे अब जनता चिंतित है। आप जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो है वह वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपवाद स्वरूप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं चुनाव लड़े, जीत जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो हमारी चुनाव प्रणाली है, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, वह दलगत प्रणाली है। और जो दलीय व्यवस्था है वो वैचारिक व्यवस्थाओं से आच्छादित होने के कारण जो कैंडिडेट्स लड़ते हैं दल के विचार के माध्यम से जाकर के जनता में,
तो जो जनमत पाकर के चुनाव जीतता है उसको अगर ये कहा जाए कि वह जो है वैचारिक जो उस दल की प्रतिबद्धता है उसकी जीत है और व्यक्ति की जीत बाद में है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि असंतोष एक स्वाभाविक गुण है, कहीं इक्का दुक्का असंतोष किसी भी दल में, किसी सांसद में, किसी विधायक में होना एक स्वाभाविक लक्षण है। लेकिन थोक के भाव आपने देखा कि बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ और जो लोग बंगाल के चुनाव के सबसे बड़े ममता बनर्जी के साया की तरह पैरोकार हुआ करते थे, चुनाव के कैंपेनर हुआ करते थे, जिन्होंने जनता के बीच में जा करके अपनी पार्टी टीएमसी की और ममता बनर्जी की खूबियों की दुहाई गिनाते हुए उनके गले रूध रहे थे, मेहनत कर रहे थे लोग, वह चुनाव बीतने के बाद एकाएक ऐसे राजनीतिक दल में जाकर के विलय कर लिए। भारतीय जनता पार्टी के वह विनिमय नीति के तहत कि तुम मेरा साथ दो और मैं तुझे दौलत से माला माल करूंगा, कि उस दल के, जिस दल में लोगों ने विलय किया उस दल के अध्यक्ष का नाम तक नहीं जानते लोग। लोगों से मीडिया ने पूछा और मीडिया के सामने देश ने देखा कि जिन लोगों ने जाकर के उस पार्टी में विलय किया, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, उस पार्टी का कार्यालय कहां है, उस पार्टी की क्या स्थिति है, उस ये तक नहीं पता है। तो अभी तक फेंक जो है, फर्म आपने सुना होगा इस देश में फेंक कंपनियां होती थी व्यापार करने के लिए, लेकिन फेंक जो है राजनीतिक दल का स्वरूप पहली बार जो है देश ने देखा। राजेश जी, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए बस, क्योंकि मेहमान कई सारे हैं, सब लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं समय बचेगा तो जल्दी से वापस आऊंगी। डीएमके तो आपके साथ रहा, तो आपको पता होगा कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि आपके साथ रहा। आपको लगता है कि आप लोगों से अलग होने के बाद एनडीए को समर्थन करेंगे? पूछ रही हूँ मैं बस, बाकी तो उनका मत है। देखिए, ये उनका मत है, वो कुछ भी करें। भारतीय जनता पार्टी के जो धुर विरोधी रहे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के थैली शाहों के सानिध्य में, तो कौन क्या कर सकता है ये कहना इस समय बड़ा मुश्किल है। राखी जी, ठीक है, देखिए, बात ईमानदारी की होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बातें जनता तक जाती हैं और आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचाती हैं। जनता इस समय इन सारे घटनाक्रमों से चिंतित है, उद्वेलित है और संभावनाओं की तलाश में है कि यह जो है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कैसे बचे, जिसका कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले ही रसोद्घाटन किया था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को किस रास्ते पर ले जा करके, ये संविधान न मानने वाले लोग, अब लोकतंत्र को न मानने वाले लोग, ये केवल और केवल जो है सत्ता सत्ता सत्ता, एन केन प्रकारेण सत्ता, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ठीक है, वापस आऊंगी। मीशम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मीशम जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। मीशम जी, देखिए, चर्चाएं तो हैं, राजनीति में भी होती हैं चर्चाएं, हर तरह की होती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरा सवाल रहेगा, समाजवादी पार्टी को लेकर जो भी अब तक अपडेट आया है और टूट फूट का आया है, बगावत का आया है, कितनी सच्चाई है? और यदि वाकई ऐसा है तो एक बड़ा सवाल होगा कि क्यों? क्योंकि यूपी इलेक्शन है, लेकिन यूपी इलेक्शन से पहले ये जो मॉनसून सत्र आएगा, यदि मान लीजिए वहां जाके एनडीए को समर्थन कर भी दिया, मैं कहती हूँ कुछ ही सही, तो ये एक बैठे बिठाए कहते हैं ना कि बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए राखी जी, जो खबरें आपके पास आ रही हैं वो भी किसी न किसी सूत्रों के जरिए आ रही हैं, तो कभी कभी सूत्र गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, कभी कभी तुक्केबाजी रहती है। रही बात टूट की, तो जिसको जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि जो कमजोर लोग हैं वो चले जाएं, जो डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी में एक इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी डरे नहीं हैं। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी की बनाई हुई पार्टी है। नेताजी का एक आह्वान हमेशा से रहा था कि डर कर राजनीति नहीं की जाती है। संसद से सड़क तक हम विरोध प्रदर्शन करते आए हैं, क्योंकि हम जिनके विचारों को मानते हैं, माननीय लोहिया जी और हमारे जितने भी आदर्श रहे हैं, उनका एक कहना था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी संसद को आवारा करना चाहती है। वो मेरिट पर काम न करके
विपक्ष को खत्म करना चाहती है, गरीबी पे काम न करके गरीबों को खत्म करना चाहती है, शिक्षा पे काम न करके विद्यार्थियों को खत्म करना चाहती है, पेपर को लीक करा करके पूरी व्यवस्था चौपट करना चाहती है कि जिससे देश में पहले एक नारा दिया जाता था, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो ये इनका काम ये है कि ये इंडिया में जब पढ़ाई नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान हमारा पिछड़ जाएगा। जो देश हमको अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे राष्ट्रपति और जैसे हमको रॉकेट मिसाइल मैन दिए, मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में एक सपना हो जाएगा। बीजेपी का सिर्फ एक उद्देश्य है, 24 आवर मोड उसका ऑन रहता है चुनाव पे, कि चुनाव कैसे जीतना है, धन से, बल से, ईडी लगा करके, लोगों के पीछे पुलिस लगा करके, फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनको जेल भेजते हैं, उनको तोड़ते हैं। और इस बात पर कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उनको एक वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर दिया जाएगा। और ये एक नहीं, दसियों हजारों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और वो जो कभी भ्रष्ट हुआ करते थे उनको सूबे की जिम्मेदारी तक दी गई है, मुख्यमंत्री तक बनाया गया। तो ये जनता देख रही है और ये स्टूडेंट विद्यार्थी भी देख रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी देख रहे हैं कि बीजेपी का सिर्फ एक सूत्राधिकार है, जब कोई रोटी मांगे उसको धर्म में उलझा दो। इनके मंत्री जब इनसे सवाल होता है तो ये जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। अच्छी बात है, जय श्री राम किसी की आस्था, मंदिर, मस्जिद ये अपनी जगह पर है, इससे पेट नहीं भरता है। इस नारेबाजी से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और बीजेपी का मकसद है कि संविधान को खत्म कर देना। भीमराव अम्बेडकर जी के जो बनाए हुए सिद्धांत थे, जो उनका बनाया हुआ संविधान था, जिस पर तमाम लोगों की आस्था है, जिस हिंदुस्तान को एक कहा जा सकता था कि एक बुके कहा जाता है, एक उसके सब एक फूल हैं, उस चमन के सब जुड़े हुए हैं, उस चमन में आग लगा रहे हैं। ये घर बनाना तो दूर, घर पर बिल्डोजर चलाने का काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए बिहार में मानसिक व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति, उसने ठीक है कानून को हाथ में लिया, मगर जब उसने सरेंडर कर दिया तो उसी गोली मारने की क्या जरूरत? आपने सरेआम उसको गोली मार करके ये बता दिया कि न तो हम कानून पर विश्वास करते हैं, न हम देश के किसी न्यायालय पर विश्वास करते हैं, न संविधान पर विश्वास करते हैं। आखिर इनका जो काम करने का तरीका है, आप ये बताइए कि बड़ी शर्म की बात है कि हमारे नेवी के कमांडर मार दिए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। आप उनका कड़े शब्दों में आलोचना तो करना बहुत दूर, आप फिर उनसे हाथ मिला रहे हैं, आप फिर जाकर के उनसे ही खी कर रहे हैं। आपको स्पष्ट शब्दों में जवाब देना चाहिए था कि हम भारत सम्मान करता है, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ ये है कि अतिथि देवो भव हमारे लिए है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ जोड़ना जानते हैं तो हम हाथों को उठा करके अपनी तरफ बढ़ते हुए देश के गद्दारों के हाथ काटना भी जानते हैं। तो ये वक्त अगर 56 इंच दिखाने का था तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाए, और दिखाने का मकसद उनका सिर्फ क्या है कि देश के अंदर आज की डेट में पेट्रोल 150 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, और जो पेट्रोल आ रहा है 100 रुपए में वो एथेनॉल मिल के आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही है कि हम उसका इंश्योरेंस, उसका मुआवजा नहीं देंगे, हम इंश्योर नहीं करेंगे कि एथेनॉल पड़ेगा। तो ये बताइए कि इन सब बातों के मुद्दे को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अरबों करोड़ों रुपया हमारा और आपका और आरबीआई का सोना बेच करके सिर्फ वो बीजेपी को फलने फूलने पर लगा रही है, बीजेपी के परवान चढ़ाने पर लगा रही है। और कोई सवाल पूछता है तो उसे किसी न किसी तरह की उपमा संज्ञा दी जाती है। बीजेपी के अंदर तमाम लोगों को दी गई है, छात्र बचे थे उनको भी आपने उपमा दे दी कि ये कॉकरोच हैं। तो ये जो कॉकरोच हैं, और ये इनका मकसद क्या है? जो गरीब हैं इनकी गरीबी को ना दूर करो, गरीबों को खत्म कर दो। ठीक है, मिसम जी। तो इस तरह की सोच और इस तरह की मानसिकता अगर बीजेपी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। और यह सच है कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गई और वापस आ गई तो आप समझ लीजिएगा कि देश के लोकतंत्र की
ये हत्या होगी और देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए भरत जी जुड़े हैं हमारे साथ। भरत जी, चलिए भरत जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। हाजी मुकलेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, मुझे आवाज आ रही है। देखिए, क्योंकि टूट फूट की राजनीति और आगे का जो सिनेरियो है उस पर हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, क्योंकि एनसीपी में भी ऐसा ही हुआ था। यूबीटी तो खैर अभी कनेक्ट नहीं है, उनसे मैं पूछती हूँ, उनके साथ तो ये दूसरी तीसरी बार बड़ी मतलब लगातार होना भी सवाल है। देखिए, एक बात है कि किसी को लग रहा है कि मुझे बहुत फायदा हो रहा है, या किसी को ऐसा लगता है कि मुझ पर प्रेशर है किसी एजेंसी का, वो लोग जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मूल रूप से ये सारी चीजें करना, क्या इसको उचित मानते हैं? हालांकि एनसीपी में भी हमने बड़ी टूट देखी थी, 2 गुट अलग अलग हुए थे, लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता आपको किस आधार पर चुनती है, और इस तरीके से जो टूट है और ऐसे ही होती रहेगी, तो क्या सबको तोड़कर या सब लोग टूटकर एनडीए को ही समर्थन करना चाहते हैं? कैसे देखते हैं पूरे गणित को? राकेश जी, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है, हवा बेवजह मेरे खिलाफ है। ये सारे बातें पानी पी पी के कोसना, बैठकर लोगों के हित के लिए काम नहीं करना, और जो लोग चुन के आए हैं वो लोगों को काम करने के लिए कोई संधि नहीं मिलता है। जो उनके आला जो रहता है, उनका जो पार्टी के अध्यक्ष वगैरह जैसे उद्धव जी है, और भी लोग, हमारे महाराष्ट्र की बातें मैं कर रहा हूँ, और देश के अंदर इसी तरह के लोग हैं जो नीचे के कार्यकर्ता को ऊपर आने देता नहीं है, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जनता को वादा करके चुन के तो आया है, जब उनको कुछ विकास की ओर में उनको बैठे बैठे उनकी टाइम सब पूरा खत्म होते जा रहा है, तो वो विकास की ओर जानने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। रह गई बात आरोप लगाने की बात है कि इतना करोड़ रुपया लिया और पैसे से बिका जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो प्रैक्टिकल किसी के पास नोट का वीडियो फोटो ऐसा कुछ है क्या? ये हवाबाजी की बातें हैं। देखिए, विकास की ओर जाना है तो आपको तो सपोर्ट तो लेना पड़ेगा। राजनीति में कब किसके कोई दोस्त बन जाए उसके बारे में भी आपको मालूम है राकेश जी के भाई, समय के साथ चला जाता है, हवा का रुख को देख के चला जाता है। लेकिन अभी हम उसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि वो 82 की और 94 की बातों को लेके, तो वो नहीं चलेगा ना। आज देश कहां से कहां जा रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, आपकी पार्टी आप आरोप लगा सकते हैं, तमाम दूसरे जो विपक्ष है वो बिल्कुल आरोप लगाने का उनका जायज है, जनता को जवाब देना उनको भी है, और हमें भी काम करना है जनता के विकास की ओर देश जा रहा है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र की बातें कर रहा हूँ मैं, फिर एक बार संजय राउत साहब की बातें कर रहा हूँ। सुबह उठ के भोंगा शुरू हो जाता है, वो ना अनप शनप बयानबाजी करके, ये जो सांसद जो गए हैं, जो जा रहे हैं, तो इनका जो मैन जो है वो खराब करने का काम इन लोगों ने किया है, इनकी पार्टी के लोगों ने किया है। आज हमारे साथ में अजित दादा पवार साहब की पार्टी के अंदर हो सकता है शरद पवार साहब के भी 5-7 लोग, हमारे 4-5 लोग टच में है, हो सकता है विकास की ओर पीछे से आ सकते हैं। ये सेटअप क्या हुआ? ये सारे बने बनाई सेटअप जनता को एक जो है मतलब दिखाने का चेहरा और खाने का चेहरा उनका जो है वो कुछ और है। ये चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं, विकास को, जनता के लिए काम करना चाहते हैं सांसद, इसलिए ये मतलब तू मुझे गाली दे मैं तुझे गाली दूं, उस तरह से जो है ये चल रहा है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर उनके विजिलेंस भी रहता है पार्टी के अंदर, और कार्यकर्ता के ऊपर एक दूसरे के ऊपर वाच किया जाता है। यानी क्या कार्यकर्ता, अगर 50 आदमी कोई कार्यकर्ता लाता है कोई जलसा के अंदर, सभा के अंदर, यानी कोई हॉल में, प्रोग्राम में, तो उसकी भी नोन किया जाता है, उसको लिखा जाता है। ऐसे आदमी लिखते हैं कि भाई इसने 50 लाया, 500 लाया, 200 लाया। क्या आपके 6 एमपी अगर जा रहे हैं मोदी जी के साथ में समर्थक दे रहे हैं, या जा रहे हैं शिंदे साहब की पार्टी में, तो क्या आप लोगों को पता नहीं है? सारा पता है, सबको पता है कि इस तरह से हम जाने से लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और फिर वापस हम इकदार आ जाएंगे। और चुनाव तो चुनाव की जगह रह गया, और हम हवाबाजी करने वाले संजय राउत साहब और भी लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उद्धव साहब ठाकरे का अभी तक स्टेटमेंट आया क्या उनके बेटे का आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट आया क्या? नहीं आया, चैनल में नहीं। इतनी बड़ी आग लगी है इनकी पार्टी में, इतनी परेशानी है, लोग मोर्चा निकाल के रास्ते पे सांसदों को घेर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर साफ चुपचाप बैठे। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहा हूं मैं, देश की राजनीति की बात तो बैठे हमारे सामने भाजपा के प्रवक्ता साहब बताएंगे। और ममता जी बनर्जी की भी बातें ऐसा है कि ममता बनर्जी के जो लोग गए हैं बिल्कुल वो सेटअप में गए, सेटिंग में गए, यानी पानी पिए
डुबकी लगाकर खुदा भी ना देखे, इस तरह से गया। मेरा ये आरोप है, ये सारे चीजों को एक सेटअप देकर काम किया गया, काफी टाइम से सब चल रहा था, और आज उसको अभी जो है वो चीज पर्दे के ऊपर आ रहा है और न्यूज में आ रहा है, लोगों के तक पहुंचाने का थोड़े दिन ये चलेगा, उसके बाद सारा चीज गुल हो जाएगा। लोग काम करने को, वो लोग चाहता है कि काम करे, देश विकास की ओर जावे और काम करके जनता के हित के लिए जो वादा करके आया उसको पूरा करे। उसको पता है, जो सांसद है उनको पता है, एमएलए को पता है कि मेरे एरिया के अंदर अगर मैं काम नहीं करूंगा तो दोबारा तो कोई भी वोट करके, तो पार्टी का अध्यक्ष तो वोट करके उनको चुन के ला नहीं सकता, जनता तय करती है, कार्यकर्ता तय करता है, कार्यकर्ता चुन के लाता है, जनता के सपोर्ट, जनता उनको पसंद करती है। तो जनता चाहती है विकास की ओर जाए और लोग विकास की ओर जा रहे हैं, और मैं बधाई देता हूँ कि सारे लोगों अच्छे तरीके से जो देश का विकास हो रहा है, और विकास के तौर हमारी पार्टी और सबकी पार्टी कांधे से कांधा मिलाकर हम खड़े, शिंदे साहब के साथ, देवेंद्र जी के साथ, अमित शाह और मोदी जी के साथ, जनता के लिए और जनता के विकास की ओर हम लोग उनके साथ में समर्थक देके खड़े हैं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है हाजी मुकलेश जी, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। यूबीटी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, शायद हमारे साथ इस चर्चा में नहीं ऐड हो पाएंगे। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुमन जी, 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये है कि टूट फूट की राजनीति है, भले ही अपने लाभ के लिए बीजेपी करा रही हो, या ये लोग अपने खुद से आपस में बगावत करके या परेशान होके जा रहे हो, लोकतंत्र के लिए ये कितनी बड़ा एक सवाल है। इसलिए क्योंकि जनता जो जनादेश देती है, जो चुनती है, जिस पार्टी पे, जिस चेहरे पे आप आते हैं, फिर आप उसे छोड़ रहे हैं। देखिए, एक पहलू को मैं सकारात्मक लेती हूं कि यदि आपकी उपेक्षा लगातार हो रही है पार्टी के अंदर, या आप कुछ करना चाहते हैं या और आगे आना चाहते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन ऑलरेडी आप यदि किसी पार्टी के सांसद हैं और उसके बाद आपको जाना पड़ रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि इस तरीके से इतनी बड़ी टूट जाना, और सब यदि एनडीए को समर्थन करे। और ये अभी का सिनेरियो देखिए सुमन जी, टीएमसी के बाद से अब उद्धव गुट से भी बात आ रही है, अभी एनसीपी से भी लग रहा है कि शरद पवार जी के यहाँ से कुछ आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने हालांकि स्टैंड क्लियर किया कि अफवाहें हैं, इस पर ध्यान ना दें, लेकिन चर्चाएं तो हैं। कौन चला जाएगा कौन नहीं जाएगा हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन पूरी राजनीति सियासी रूप से देखें, हर पार्टी में टूट फूट हो रही है या बातचीत चल रही है, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ संपर्क में है। तो ये क्या दिखाता है? क्या ऐसे ही होगा तो आने वाला सिनेरियो क्या होगा फिर? देखिए राखी जी, देश का जो सर्वोच्च पंचायत है, लोकसभा और राज्यसभा, वहां जिस तरह से सांसद थोक के भाव टूट रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए भी और भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ये ठीक है, भाजपा के पास सीबीआई है, ईडी है, धनबल है, हो सकता है उसका इस्तेमाल करके इसका फायदा उठा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी इस तरह से असहाय हो गया है। देखो, टीएमसी के 29 में से 22 लोग तोड़ लिए, शिवसेना के 9 में 6 लोग तोड़ लिए, और अब निगाह सपा की तरफ जा रही है। देखो, सपा में अगर बड़ी तोड़फोड़ हो गई तो देश जो है धीरे धीरे एक दलीय सरकार की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। चीन और रूस की तरह कांग्रेस के लिए अकेले सारे भाजपा के ताकत को झेल पाना बहुत आसान नहीं रहेगा। हालांकि जो मैं कह रहा हूँ सुनने में हो सकता है बहुत अच्छा लगे कुछ लोगों को, लेकिन सच्चाई है। सवाल एक ये भी है कि इतने सारे सांसद आखिर क्यों जा रहे हैं भाजपा में? पार्टी से क्या वो खफा है, नाराज हैं, कार्यप्रणाली से खफा है, या उनको सुरक्षा कवच की जरूरत हो रही है? उनको लगता है कोई ऐसा सुरक्षा कवच पकड़ लो जिससे कम से कम जो बाकी का समय है वो ठीक ठाक गुजर जाए। खाम खा लोग अंडे फेंकेंगे, पत्थर मारेंगे, उससे बेहतर एक सुरक्षा कवच पहन के और बैठ जाओ। ये वजह भी हो सकती है। देखो, दूसरी ओर जो अपने नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, उनके मन में टीस है बहुत बड़ी। पिछले लोकसभा सत्र में वो अपना महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर आए थे, और जिस तरह से गिरा वो, उनके बड़ा उन्हें मन को बड़ी चोट लगी, और हो सकता है उसी के मद्देनजर वो अब इस समय जो हालात बन रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि 360 की संख्या पहुंच जाए लोकसभा में और राज्यसभा में संख्या इतनी पहुंच जाए।
इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को उनका तरीका अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन इतना जरूर है कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन दोनों देश के पक्ष में है। देखो, महिला आरक्षण आएगा, महिलाओं की ताकत बढ़ेगी, जमीनी ताकत बढ़ेगी उनकी, और परिसीमन अगर आ जाता है, अभी जो 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख की आबादी पर सांसद बने हुए हैं, थोड़ा उनका क्षेत्र छोटा हो जाएगा, काम करने में उनको आसानी होगी। इसमें दोनों पक्ष हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ये सोच गलत है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जो बिल ला रहे हैं दोनों, ये देश के हित में है। अब इससे एक नई बात और उभर कर आ रही है विपक्ष में। वो कहते हैं कि कांग्रेस का छाता बहुत बड़ा है, इस छाते के नीचे आ जाओ तो बचाव रहेगा। जैसे मैं समझता हूं कि अगर कुछ दिन पहले उद्धव गुट के 9 के 9 सांसद कांग्रेस में शामिल हो जाते तो उनके लिए टूटना मुश्किल हो जाता, फिर संख्या इतनी बड़ी हो जाती कांग्रेस के साथ मिलकर। माने कांग्रेस के 99 और इनके 9 के इतने ज्यादा हो जाते कि 2/3 निकल नहीं सकते थे। ये भी हो सकता है कि एक छाता, बड़ा छाता नजर आ रहा है, और बड़ा छाता है भी कांग्रेस का। देखो, उनके पास हिमाचल में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, केरल में सरकार है, तमिलनाडु, झारखंड, जेके में उनका गठबंधन भी है। एक बड़ा छाता तो है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन मोदी की जो नीति है, मोदी जो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उनको अब राजनीति करनी भाजपा को आ गई है। उनको पता है कि सरकार कैसे बननी है, विपक्ष को कैसे कमजोर करना है, इस मामले में एक्सपर्ट हो गई है वो। और विपक्ष के पास इसका कोई बहुत बड़ा कोई फार्मूला, दवा नहीं है जिससे वो अब आगे इसको संभाल सके। अब एक और बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि इंडिया गठबंधन क्या खत्म होने वाला है और उसकी जगह कांग्रेस के छाते के नीचे लोग इकट्ठे होने वाले हैं। ये भी दूर की बात है, ये कहना मुश्किल है क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष भी बहुत तनाव में है। जिस तरह से सांसद टूटते जा रहे हैं, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, और एमएलए भी टूट रहे हैं, जिस तरह से हो रहा है, विपक्ष बड़ा घबराया हुआ है, परेशानी में है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ऐसा ना हो आने वाले समय में विपक्ष का नाम लेवा भी ना हो। लेकिन एक बात और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं आप सुमन जी। मान लीजिए मैं 2-3 लोगों के नाम लेती हूँ, यदि डीएमके की हम बात कर लें या समाजवादी पार्टी से मान लीजिए कुछ लोग चले जाते हैं। अब देखिए, सवाल इस बात का है ना कि डीएमके परिसीमन को लेके इन सारे मुद्दों पर पता नहीं समर्थन करेगा नहीं करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यदि आप नहीं है गठबंधन में तो फिर आप, हो भी सकता है समर्थन करें ना करें, लेकिन ये दो फिलहाल सिनेरियो मुझे डीएमके और सपा के ऐसे दिख रहे हैं कि यदि ये वहां जाते हैं तो ये राह बहुत आसान हो जाएगी। फिर वो जो परिसीमन की लड़ाई हो रही थी कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग हो, जनसंख्या भी हो, तमाम चीजें हो, मुझे लगता है फिर ठीक है वो आप उठाते रहिए विपक्ष सवाल, लेकिन फिर वो जो नंबर ही नहीं है, जब वो पारित ही हो जाएगा तो फिर कहां कुछ बचता है। तो लगता है आपको कि ये समर्थन करेंगे? सपा के पास 37, डीएमके इस समय कांग्रेस से काफी खफा है, उसे कहना धोखा दिया उसने। पहले हमारे साथ चलते रहे और मौके पे आके सत्ता के नाते जुड़ गए दूसरी पार्टी के साथ। तो अभी डीएमके, लेकिन डीएमके नाराज है, लेकिन वो भाजपा से बहुत खुश नहीं है डीएमके। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि ये कहना मुश्किल है कि जब महिला आरक्षण और परिसीमन का बिल आएगा उस समय डीएमके के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। उसको जो वोट मिले हैं तमिलनाडु में वो एंटी भाजपा मिले हैं, और अगर इस बिल के समर्थन में डीएमके खड़ा हो जाता है तो उनका वोट बैंक जो है उनसे नाराज हो सकता है। ये चिंता उनके सामने है। जहां तक सपा है, उसके 37 उनके पास सांसद हैं लोकसभा में, और एक उनके गुट को इकट्ठा इतना बड़ा ग्रुप तोड़ना 2/3 थोड़ा मुश्किल तो होगा। देखो, उद्धव के पास तो 7-9 थे टोटल सांसद, तो ठीक है, तो उन्होंने तोड़ लिए 6 उसमें से, लेकिन 37 का आंकड़ा इतना बड़ा है कि उसमें से 2/3 तोड़ पाना थोड़ा सा भाजपा के लिए मुश्किल होगा। लेकिन भाजपा अब एक्सपर्ट हो गई राजनीति करने में, उनको पता है कि सरकार कैसे बनानी है, चुनाव कैसे जीतना है, विपक्ष को कैसे कमजोर करना है, इसमें एक्सपर्ट हो गई है। इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है कि भाजपा आगे क्या करने वाली है, और हो सकता कोई ऐसा चमत्कार भी हो जाए कि नरेंद्र मोदी 360 का आंकड़ा लोकसभा में और 158 का आंकड़ा राज्यसभा में पूरा कर ले।
बिल्कुल बिल्कुल वही सिनेरियो है और इसीलिए चर्चा है, क्योंकि जिस हिसाब से स्थितियां परिस्थितियां दिख रही हैं और जिस तरीके से लगातार टूट और एक दूसरे के टच में बने हुए हैं, ये सिनेरियो बहुत अलग है। क्योंकि टीएमसी की टूट ने एक संदेश तो दिया कि वाकई में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का चला जाना ये छोटी सी बात नहीं थी। विधायकों का चला जाना 80 सीटों में से, सुमन जी एक बार सोच के देखिए, 58 से 60 विधायक, मतलब ये छोटी सी बात नहीं है। तो जब इतनी बड़ी टूट हो सकती है तो 8, 10, 12 तो बहुत वैसा आंकड़ा हो गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि सिनेरियो आगे क्या कहता है। बीजेपी लगी तो जरूर है और भले वो कुछ भी कहे, लेकिन देखिए सबको अपने नंबर्स बढ़ाने अच्छे लगते हैं, शायद ये इसीलिए एक बहुत बड़ा गणित है। समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से मुश्किल क्या हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, राजेश जी पहले बोलिए, जो भी बोलना चाहते हैं प्लीज जल्दी जल्दी से अपनी बात रखेगा। राजेश जी एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल भी है। राजेश जी अपनी बात रखेगा, एक छोटा सा सवाल भी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मिशम जी ने कहा था कि जिन्हें जाना है वो चले जाएं, इस समाजवादी पार्टी का मत है। और देखिए जाने वाले को किसने रोका है, जिसे जाना है वो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक विचारधारा जो होती है सिर्फ कुछ पैसों के लिए या इतना भ्रष्टाचार में डूबे हैं कि ईडी सीबीआई के प्रेशर में आप लोग छोड़ के चले जाएंगे, या आपके पार्टी से जो भी लोग हैं, मैं हर राजनीतिक दल के लिए अलग अलग कह रही हूं, मुझे लगता है सर ये परिपाटी आने वाले समय के लिए अच्छी नहीं है। और एक विश्वास जगाना और उन लोगों को बांध के रखना और एकजुटता से लड़ना, तभी बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। बिल्कुल राखी जी, यह परिपाटी जो आपने कहा यह देश के राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे समसामयिक स्थिति में आवश्यकता जन्य उस समय भारत रत्न आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व कानून में शुचिता, स्वच्छता, लोक प्रतिनिधियों में शुचिता कायम रखने के लिए उन्होंने दल बदल कानून में संशोधन किया था और उसमें उन्होंने 2/3 की बात किया था। अब जिस तरह से राजनीति में नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है और धन बल का या एन केन प्रकारेण सत्ता में पहुंचने का, चाहे वो राजनीतिक दल हो या कैंडिडेट्स हो, एन केन प्रकारेण चुनाव जीतने की जो सोच एक डेवलप हुई है, उसमें हम समझते हैं कि देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारतीय राजनीति के भविष्य की रक्षा के लिए अब इसमें एक कानून के संशोधन की जरूरत है, लोक प्रतिनिधित्व कानून में, कि कोई भी कैंडिडेट अगर जिस दल से चुनाव लड़ करके आता है, अगर वह दल बदल करना चाहता है तो पहले वह इस्तीफा दे अपने उस पद से जिस पर वो चुना गया है, उसके बाद वो अपने वैचारिक जो है वैचारिक प्रतिबद्धता को छोड़े और वो मोल करके जाए, तोल करके जाए, या वैचारिक रूप से किसी से प्रभावित होकर के या कहीं से असंतुष्ट होकर जाए, तब तो बात समझ में आती है। और यह थैली साहब जो व्यवस्था है, यह देश के राजनीति के लिए ठीक नहीं। जैसा कि हम अभी सुमन भटनागर साहब को सुन रहे थे, उन्होंने देश की राजनीति और लोकतंत्र पर यह आसन जो संकट है उस पर उन्होंने बल दिया, और उन्होंने बल दे करके हम लोगों की चिंता को पुष्ट किया, हम लोगों के विचारों को पुष्ट किया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि यह सब जो सत्ता दल है और आदरणीय मोदी जी हैं, वह यह सब इसलिए कर रहे हैं कि जो है जो 2 कानून उनके गिर गए, जो 2 विधेयक उनके गिरे, उसको लाने के लिए, और लाएंगे तो देश में अच्छा होगा, इसलिए वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, देश पूरी तरह से डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है और इतिहास गवाह है कि किसी भी डिक्टेटर शासक से या डिक्टेटर सरकार से किसी भी प्रकार से उस देश में पाए जाने वाले नागरिकों का या उस देश की सामूहिक भूमिका हो, व्यक्तिगत भूमिका हो, किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि यह आस जो भटनागर साहब के मन में है या देश के किसी भी देशवासी को हो, तो यह भ्रम हमें तोड़ना चाहिए। यह जो है केवल और केवल चाइना और रूस की राह पर, चाइना और रूस के जो 2 नेता हैं, यह चुनाव विहीन माहौल की ओर जा रहे हैं और आने वाले समय में बिना चुनाव के शासन करना चाह रहे हैं। यह अगर हम कहें तो यह हम समझते हैं देश हित में होगा। ठीक है, मैं तो बस इतना जानती हूँ राजेश जी कि हम
मौका क्यों दे रहे हैं? हम जीते हुए चेहरे, जिस भी पार्टी का जो भी लीडर है, जो भी सांसद है, जो भी विधायक है, मैं सभी के लिए कह रही हूं, हम यदि बैठे बिठाए मौका किसी सत्ताधारी दल को देंगे तो वो क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? तो पहले तो हमें ये मंथन करना होगा कि ये स्थितियां, परिस्थितियां क्यों बन रही हैं, हम ये मौका क्यों दे रहे हैं। अब हम कह दें कि बीजेपी एक्सेप्ट ना करे, तो भाई ऐसा है कि कांग्रेस से भी कई लीडर्स गए हैं छोड़ के, ऐसा नहीं कि बीजेपी से कभी कोई छोड़कर कहीं नहीं गया, लेकिन इस वक्त की जो परिपाटी है, सब लोगों का एक साथ अपने अपने दलों को छोड़ना या इस तरीके से संपर्क में आना, ये बहुत बड़ा संदेश है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, कोई छोटा सा बच्चा नहीं होता कि उन्हें समझाना पड़े, तो उस पर पहले मंथन करें। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आऊंगी। तपोश जी, राखी जी, मैं एक चीज बता दूं, ये अभी कांग्रेस से प्रवक्ता करने काफी कुछ कहा है। देखिए, अभी जेएमएम का जो है वो इनसे नाराज है, और वो क्यों नाराज है? अभी राज्यसभा की वहां पे पोलिंग हुआ है, प्रणव झा जो कि ऑफिस बियरर हुआ करते थे खड़गे के, वो हार गए वहां पे। और शिबू सोरेन के जो लड़के हैं, हेमंत सोरेन, उन्होंने स्वयं ये कहा कि कांग्रेस ने बिना हमसे पूछे जो है वहां पे कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, उनको कम से कम हमसे पूछना चाहिए था। गठबंधन का नियम नहीं निभाती है कांग्रेस, ये स्टेटमेंट थे। तो विवाद कहां पे है? डीएमके भी इनके लिए बोले जा रहे हैं और ये भी इनके लिए बोले जा रहे हैं, जेएमएम। और दल बदल कानून में पैसा लेके सांसद खरीदने का मामला तो आप ही के ऊपर, जेएमएम के सांसद खरीदने का आप ही के ऊपर लगा था, और ये तो प्रूव्ड है, इसमें लगा था, क्या नाम है, कोर्ट में प्रूफ हुआ है। और उसके बाद नोट लहराए गए थे आपके समय में संसद भवन में। तो आपको तो मतलब आप किस हिसाब से बोलते हैं लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र, मुझे यही नहीं समझ में आता। चाचा नेहरू का जन्म दिवस जो है ये बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, राहुल गांधी कौन से दिवस के रूप में मनाएंगे? थोड़ा सा डिसाइड कर लें। भारत की जनता के हृदय में राहुल गांधी का जो छवि है वो डिग्रेड हुई है और एक बेकार लीडर के रूप में सामने आई है। वो चाहे जेएमएम गरियाते हुए दिखे हैं, नहीं तो डीएमके गरियाते हुए दिखे हैं, और बाकी इनके सारे जो है साथ के लोग हैं वो गरियाते हुए दिखे हैं। तो कांग्रेस अगर ये सोच रही कि राहुल मतलब विपक्ष और विपक्ष मतलब राहुल, तो ये भूल जाए। कांग्रेस मुक्त भारत, ये आज भारत की लाइन बनी हुई है कि यहां से जो है लोगों को, यहां से कांग्रेसियों को वापस नहीं आने देना है। और एक चीज बता दूं कि सांसद और नेता अपनी इच्छा से आ रहे हैं, दल बदल रहे हैं। विपक्षी दलों में परिवारवाद और नेतृत्व का संकट इतना ज्यादा बढ़ा है और इतना ज्यादा असंतोष बढ़ा है, और भाजपा में शामिल होना वैचारिक और राजनीतिक विकल्प इनका हो सकता है। लेकिन आप ये कहिए कि हम इसके लिए कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो। दल बदल स्वैच्छिक समर्थन है, और विपक्ष में जो टूट है वो नेतृत्व संकट है। और महिला आरक्षण की जो आप बात कर रहे हैं वो महिला सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है, और परिसीमन की बात कर रहे हैं वो संवैधानिक एक प्रक्रिया पहले भी होती रही है, अभी भी होगी। और संख्या बल की अगर बात करते हैं तो वो लोकतांत्रिक क्योंकि समय की सीमा है। मीसम जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हाजी मुखलेश जी, बस एक सेकंड प्लीज, थोड़ा जल्दी कंप्लीट। देखिए, ऐसा राखी जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अब यही बचे हैं, और बाकी भारत में कोई नहीं बचा है। ना कोई विपक्ष बचा है, ना कोई नेता बचा है, ना कोई अभिनेता बचा है। अब बचे हैं तो मोदी जी बचे हैं, बीजेपी बची है, और संपूर्ण जगत में अब सिर्फ इनके अलावा कोई बचा नहीं है। ये राष्ट्र गुरु है, विश्व गुरु है, देश के गुरु हैं, हमारे आपके गुरु हैं। तो इनका मकसद कहने का ये है कि अब इनके अलावा, वही एक पुराना डायलॉग मुझे याद आता है कि तुम ही तुम हो तो क्या हम तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो ये वक्त आने पर जनता इनको बता देगी। गोल्ड खरीद लिया है, आपको मालूम है 2026 में, वक्त 2026 में समय आएगा तो एक बार फिर जनता आपको बताने का काम करेगी कि आपने 10 से 15 सालों में देश को जो लूटा है, और जो अपने दोस्तों को रुपया बांटा है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को बढ़ाने का काम किया है, और जनता को ऊपर बिल्डोजर चलाने का काम किया है। ठीक है, सही वक्त पर जवाब दिया जाए। हाजी मुखलेश जी, जल्दी से कंप्लीट करिए। हाँ, देखिए, विपक्ष फंस, जो आज ये जो लोग आज परेशान है, विपक्ष के लोग ये फंस चुके हैं महिला आरक्षण बिल में। ये क्या मुंह दिखाएंगे महिलाओं को? 50% लोगों को उन्होंने चुन के दिया है, महिलाओं ने इनको सांसद में भेजा है, तो ये इनकी मजबूरी हो गया। चाहे ममता बनर्जी के सांसद, चाहे उद्धव साहब ठाकरे के सांसद हो, या और कोई हो,
ये फंस चुके हैं। और मोदी जी के ट्रैक में जो फंसते हैं ना, लास्ट में वहां मतलब अपनी पार्टी संभालेंगे और पीछे से इनको बैक दरवाजे से भेजने का काम उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। यही है, अगर विकास की ओर जाना है तो मोदी जी के साथ में मिलकर संसद के अंदर इस बिल को पास करना है और उसके अंदर महिलाओं को न्याय देना है। चलिए ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं हाजी मुखलेश जी आपसे पूछती, जब एनसीपी एक थी तब विकास नहीं हो रहा था क्या देश में? क्योंकि मैं क्रॉस करना नहीं चाहती, लेकिन एक सवाल आता है। नहीं आप करिए, मैं जवाब देता हूँ, आप करिए। बिल्कुल हो रहा था। अब 2-3 एक पैजामे से हम तुम बने एक ही धागे से, फर्क इतना है कि धोती खुलता है पीछे से और पैजामा खुलता है आगे से, लेकिन है तो इंसानी, पहनता इंसानी है। लेकिन खाने का तरीका घुमा के खा रहे लोग, ये लोग बदनाम कर रहे हैं सांसदों को और कुछ नहीं। ये लोग खुद अध्यक्ष मिले हुए हैं, मोदी जी से मिले हुए अंडरटेकिंग से, और इनको भेजा जा रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे महाराष्ट्र के लोग हो, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये विकास की ओर जाने के लिए एमपी को बांध के रख रहे थे, दबाव डाल के रख रहे थे, लेकिन एमपी उसको बातों को नजरअंदाज करता हुआ विकास की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं रोकूंगी सर, क्योंकि समय बहुत हो गया। राजेश जी वापस से नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो साफ है, अपनी सफाई में आप कुछ भी बयां कर लीजिए, सवाल इस बात का है कि जो कुछ भी चल रहा है ये एक सियासी शहबाज का खेल है। यदि समाजवादी पार्टी और मान लीजिए यहां से लोग टूटते हैं और डीएमके यदि समर्थन करने बढ़ता है तो पूरा गणित एक तरफ चला जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसी के हिसाब से टूट फूट चल रही है। यहाँ पे देखिए, एनसीपी शरद पवार से भी कुछ लोगों का जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे करके पूरे नंबर ऑफ वोट्स जो है यदि एनडीए के समर्थन में जाएंगे तो फिर लोकसभा और राज्यसभा का पूरा एक जो गणित है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए की तरफ चला जाएगा। और फिर कोई इफ एंड बट 2 बिल जिन पर बात हो रही है, महिला आरक्षण और परिसीमन, उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक सवाल जरूर इसके बीच खड़ा होता है कि क्या वाकई हम मान लें कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा इसके बाद, या हो रहा है या उस राह पर है? वाकई एक बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।